एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिएगा, टू डाइस आर थ्रोन, द इवेंट्स ए बी सी आर एज फॉलोज। टू डाइस आर थ्रोन, जब दो डाइस फेंकी जाती हैं तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि दो डाइस के केस में हमारा जो टोटल सैंपल स्पेस है वो होगा 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे करते 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 6 6 तक। ठीक है, तो जो हमारा सैंपल स्पेस हो गया टू डाइस के केस में, सिंस टू डाइस आर थ्रोन, therefore sample space 1 1 1 2 dot 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 till 6 6 6 6 तक। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। उसके बाद इन्होंने तीन इवेंट्स जो है वो डिफाइन कर रखे हैं। तो इवेंट ए क्या है? गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। गिवन ए गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द getting an even number on the first die। पहली डाई पर एक इवन नंबर आ जाए, पहली डाई पर एक इवन नंबर आ जाए, दूसरी डाई पर इवन आए या ऑड आए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी आता रहे दूसरी डाई पर। तो देखिएगा, पहली पर इवन आना चाहिए, मतलब 2 1 2 2 2 3, ऐसे ही 2 6 तक। फिर 4 1 4 2 4 3, ऐसे ही 4 6 तक। और फिर 6 1 6 2, और इसी तरह से 6 6 तक। ठीक है, तो ये टोटल हो गया हमारे पास इवेंट ए। फिर देखिएगा कि इवेंट बी इन्होंने क्या डिफाइन करा है। इवेंट बी है गेटिंग एन ऑड ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। बी है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। पहली डाई पर ऑड नंबर आ जाए, इसका देखिएगा क्या है, b इज इक्वल टू फर्स्ट डाई पर ऑड आना चाहिए, यानी कि 1 1 1 1 2 एंड डॉट 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 टिल 1 6। सेकंड डाई पर कुछ भी आता है, फिर 3 1 3 2, और इसी तरह से 3 6, फिर 5 1 5 2, और इसी तरह से 5 6। तो ये हो गया हमारा इवेंट बी। इवेंट ए हो गया, इवेंट बी हो गया, फिर इवेंट सी देखिए, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5। गेटिंग द सम getting the sum of the numbers on the dice, getting the sum of the numbers on the getting the sum of the numbers on the dice less than equal to 5। मतलब जो दोनों डाइस होंगी ना, दो डाइस को फेंका जा रहा है, उन पर जो सम आएगा, जो नंबर्स आएगा, उनका जो सम होगा वो या तो 5 के इक्वल हो या उससे छोटा हो। तो क्या हो जाएगा, c is equal to 1 1 1 2 1 3 और 1 4। 1 4 से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि 1 4 के आगे क्या हो जाएगा, 1 5। 1 5 क्या हो गया, 5 से बड़ा हो गया, मुझे 5 चाहिए या उससे छोटा चाहिए सब। उसके बाद बेटा अगला देखते हैं,
अगला है 2 वाला, 2 वाली सीरीज, तो 2 1 2 2 और 2 3। फिर इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 2 4 करते ही फिर वो 5 से बड़ा हो गया। फिर अगला देखेंगे 3 वाली सीरीज, 3 1 और 3 2। इससे भी आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इससे आगे बढ़ते ही फिर वो 3 3 यानी कि 6 हो गया, 3 + 3 6, तो फिर वो 5 से बड़ा हो गया। फिर अगला देखते हैं ना 4 1, बस और हो ही नहीं सकता। 4 2 करते ही वो 6 हो गया। और अगर 5 में जाते हैं तो 5 1, वो तो पहला ही एलिमेंट हमारा 5 से बड़ा है यानी कि 6 है, तो सी हमारा ये हो गया इवन। उसके बाद ये बोलते हैं डिस्क्राइब द इवेंट्स। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि ए को छोड़कर पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट, तो ए को छोड़कर पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट, तो ए क्या था, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट डाई पर इवन नंबर आना चाहिए, सेकंड डाई से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ फर्स्ट डाई की बात करनी है कि फर्स्ट डाई पर इवन नंबर। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ये होगा कि कुछ भी हो जाए बस फर्स्ट डाई पर इवन नंबर नहीं आना चाहिए, मतलब इस पूरे को छोड़कर जो बचेगा हमारा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, वो हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। कुछ समझ में आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, सब बी के इक्वल। बिल्कुल सही, ए कॉम्प्लीमेंट होगा बी के इक्वल। ए में क्या दे रखा था, गेटिंग एन इवन नंबर ऑफ द फर्स्ट डाई, और बी में क्या दे रखा है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑफ द फर्स्ट डाई। तो ए का उल्टा ही तो हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट ही तो हो गया बी। ये सबको समझ में आता है एकांश? यस सर। क्लियर है ये चीज? ठीक है। यस सर। हर्ष, ऐश्वर्या, अनुआ, सभी को क्लियर यस सर। यस है? सर। यस सर। तो मैं इसको पूरा लिखकर नहीं दिखा रहा हूँ, फालतू में टाइम वेस्ट है, आप समझ गए होंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी ही होगा। उसके बाद देखिएगा सेकंड में इन्होंने क्या बोला है, सेकंड में फिर वो उसको घुमाकर बोल रहे हैं, इन्होंने बोला है नॉट बी। तो बेटा नॉट बी का मतलब क्या है, नॉट बी का मतलब बी को छोड़कर पूरा सैंपल स्पेस, तो नॉट बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑफ द फर्स्ट डाई, मतलब अब फर्स्ट डाई पर ऑड नंबर नहीं चाहिए, बस उसका अपोजिट चाहिए, यानी कि क्या हो गया, गेटिंग एन इवन नंबर ऑफ द फर्स्ट डाई। तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। यस दृष्टि, सर। दृष्टि यस क्लियर है, सर। समझ, वंदन, यस सर। यस सर। यस सर। हर्षित, कनिष्का, आर्य, देवी, बताइए सभी को क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। ठीक है जी। आगे देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका ए और बी। ए और बी का आपका समझ में आ गया होगा, ए और बी का मतलब क्या है कि आइदर ए और बी, मतलब ए यूनियन बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स। ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स। और अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो उसको दो बार नहीं लिखेंगे, उसको एक ही बार लिखना है हमको। तो देखिएगा कि ए में और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए में और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस नहीं आ जाएगा? यस सर। ठीक है, चलिए तो ए यूनियन बी हमारा हो गया पूरे के पूरे सैंपल स्पेस के बराबर। फिर देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में इन्होंने बोला है ए एंड बी, ए एंड बी, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में क्या कॉमन है बताएंगे, ए और बी में क्या सर नल सेट। कुछ भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि नल सेट मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो फाई लिख दो और या फिर ऐसे लिख दीजिए, फाई, या फिर आप कर्ली ब्रैकेट लिख दीजिए और उसके अंदर कुछ मत लिखो, मतलब उसको खाली कर दीजिए, एम्प्टी सेट, कुछ नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ठीक, ये फोर्थ पार्ट हुआ। फोर्थ पार्ट के बाद देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है, ए बट नॉट सी। ए बट नॉट सी मतलब ये पूछ रहे हैं आपसे ए माइनस सी, ए माइनस सी,
इसमें क्या है, a माइनस सी क्या होता है, हमने बताया था a माइनस बी क्या होता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो a माइनस सी क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो a देखते हैं। a इतना बड़ा सेट है, इसको लिखने की मैं जरूरत नहीं समझता। हम चलो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं। ये ऐसा हो गया कि 21 से लेकर 26 तक, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, और फिर 41 से 46 तक, 41 से 46 तक, फिर 61 से 66 तक। तो ये तो पूरा हो गया ए सेट। फिर इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि इसको छोड़कर बाकी सारा कुछ। ठीक है, इसको छोड़कर बाकी सारा कुछ। तो मैं इसको ना, आप ही देखिए कि पूरा लिखें इसको। देखो 11 12 13 14, तो क्या बचा 15 और 16, 21 22 23। तो 2 वाले में क्या बचा 24 25 और 26। 3 वाले में 31 और 32 आया है, तो क्या बचा 33 34 35 और 36। फिर 4 वाले में 4 2 से लेकर और फिर सारा आ गया 4 2 से लेकर और फाइनली 6 6 तक। तो मैंने देखा कि ए क्या है, ए वो है, ए वो वाला इवेंट है जिसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा एक इवन नंबर होगा। ठीक है, तो ए में फर्स्ट एलिमेंट हमेशा एक इवन नंबर। तो मुझे ये देखना है, दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है, ए में और सी कॉम्प्लीमेंट में। तो आप इसमें देख लीजिए इवन नंबर वाला कौन सा है। देखो ये 1516 वाला तो आएगा ही नहीं। तो सी वाले में जो भी ऐसा एलिमेंट हो जिसमें पहला नंबर इवन हो, यानी कि 2 4 और 6, तो वो वाला सारा का सारा सेट हो जाएगा। देखो इसमें आ गया 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5 और 2 6। फिर 3 वाला तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 वाला क्या है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा ऑड हो गया। और ए में पहला एलिमेंट जो है वो हमेशा इवन होना चाहिए। ए इवेंट इस तरह से डिफाइंड है। तो 3 वाला नहीं आएगा, तो 4 वाला आ जाएगा। 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 वाला नहीं आएगा। मैंने तो क्या करा, 4 2 से लेकर 6 6 तक पूरा कर दिया, यानी कि बीच के सारे आ गए, 5 वाले भी सारे, 6 वाले भी। 6 वाला आएगा क्योंकि 6 में पहले प्लेस पर इवन नंबर है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। बताइए जी, सभी को क्लियर है, सबको समझ में आ गया इतना? रश्मि क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के बाद सिक्स्थ पार्ट देखिए। सिक्स्थ पार्ट है बी और सी। बी और सी, बी और सी का मतलब क्या हो गया, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी। तो बी में हमारा ये हो गया जहां पर पहले प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस पर सारे के सारे ऑड नंबर हो गए। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं, बी हमारा ऐसे हो गया 1 1 से लेकर 1 6 तक, फिर 3 1 से लेकर 3 6 तक, फिर 5 1 से लेकर 5 6 तक। तो ये बी हो गया। और यूनियन, अब सी देख लीजिए। सी में 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1
3 2 और 4 1, बस इतना है। तो बी यूनियन सी का मतलब ये है कि बी के सारे एलिमेंट्स और सी के सारे एलिमेंट्स। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा कि बी के सारे एलिमेंट्स का मतलब ये है कि सारे के सारे वो वाले एलिमेंट्स जिसमें फर्स्ट प्लेस पर ऑड नंबर आ रहा है। बी के सारे वो वाले एलिमेंट्स जिसमें फर्स्ट प्लेस पर ऑड नंबर आ रहा है, बी तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और सी के इंटरसेक्शन नहीं निकाल रहे हैं, यूनियन निकाल रहा है, पूरा यूनियन कर डालना है, तो इसका मतलब बी तो पूरा हो ही जाएगा। अब ये देखेंगे कि अगर इन दोनों में कोई नंबर, कोई ऐसा एलिमेंट है जो 2 बार आ रहा है, उसको 2 बार ना लिखकर 1 बार लिखेंगे। तो यूनियन में हमेशा याद रखिए कि यूनियन में हमेशा क्या होगा कि एक तो होगा, मान लीजिए एक बहुत बड़ा सेट है और एक छोटा सेट है। अब देखो बी में कितने हैं, 1 1 से लेकर 1 6 तक, यानी कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, मतलब 6 एलिमेंट्स तो ये हो गए। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 6 ये हो गए। 12 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, यानी कि 18, टोटल 18 एलिमेंट्स हो गए। फिर सी की बात करते हैं, तो सी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बड़ा जो सेट है वो बड़ा सेट है बी। तो जब भी यूनियन, क्योंकि बी में 18 एलिमेंट्स हैं और सी में 10 एलिमेंट्स हैं केवल, तो हम ये कहेंगे कि जब भी कभी ऐसा होता है कि एक बड़ा सेट है और एक छोटा सेट है और दोनों का यूनियन कर रहे हो, तो बड़े सेट को तो लिखना ही लिखना है, बड़ा सेट तो पूरा का पूरा हमें लिखना ही लिखना है। और छोटे सेट में से, छोटे सेट में अगर कोई बड़े में और छोटे में कॉमन आ रहा है तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई एक्स्ट्रा है तो उस एक्स्ट्रा को और इंक्लूड कर देंगे। अब देखो 1 1 से लेकर 1 6 तक 1 वाले, यानी कि फर्स्ट प्लेस पर जिसमें 1 है वो तो सारे एलिमेंट्स बी में आ ही गए, तो ये 1 1 ये 1 2 ये 1 3 ये 1 4 ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो दो बार आ गए, ठीक है ना। भाई 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो उसमें ये 1 1 1 2 1 3 1 4 ये चारों तो आ ही गए, ठीक। तो इन चारों को नहीं लिखे। उसके बाद देखिएगा, अब ये जो 2 1 2 2 और 2 3 है ये बी में नहीं आ रहा है, तो इसको इंक्लूड करेंगे, तो 2 1 2 2 2 3 ये इंक्लूड होगा। फिर अगला देखिए 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये पूरा का पूरा ये बी में आ गया, तो 3 1 और 3 2 ये इसमें आ रहा है सी में, तो 2 बार आ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्रॉस करिए, ये भी नहीं आएगा। इसी तरीके से फिर यहाँ पर है बी में 5 1 से लेकर 5 6 तक, यानी कि फर्स्ट प्लेस पर 5, तो फर्स्ट प्लेस पर 4 वाला कोई एलिमेंट नहीं है, तो मतलब ये आ रहा है, मतलब 2 1 2 2 2 3 और 4 1, ये 4 एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे बी में। मेरी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. बी यूनियन सी समझ में आ गया ना, मैं इधर कर रहा हूँ उसको। अब देखिए ये हो जाएगा, इसमें आप सबसे पहले तो बी के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड कर दो बी यूनियन सी में, इसको लिखो 1 1 से लेकर 1 6 तक। फिर 2 1 2 2 और 2 3 ये तीन एलिमेंट्स और इंक्लूड कर दो, 2 1 2 2 और 2 3, ये तीन एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद 3 1 से लेकर 3 6 तक, 3 1 से लेकर 3 6 तक, ये हो गया। फिर एक एलिमेंट और डाल दो 4 वाला, 4 1, ये हो गया। और फिर 5 वाला, 5 1 से लेकर और 5 6 तक, ये पूरा हमारा बी यूनियन सी जो है सेट हो गया। उसके बाद देखिएगा बी और सी का मतलब बी यूनियन सी 6 पार्ट था ये। फिर 7th पार्ट देखिए बी एंड सी। 7th पार्ट में ये पूछ रहे हैं बी एंड सी, तो बी एंड सी का मतलब है बेटा बी इंटरसेक्शन सी। मैं दोबारा से ये पूरा बी सेट और ये पूरा सी सेट ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, हमको ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो कॉमन जो यूनियन होता है ना, यूनियन में कॉमन वाले एलिमेंट्स को दो दो बार नहीं लिखते, एक बार लिखते हैं। तो वो कॉमन वाले एलिमेंट्स ही तो वो हैं जिन पर मैंने क्रॉस लगाया था।
1 1 1 2 1 3 1 4 इसको दोबारा नहीं लिखा था मैंने। तो ये बस ये जो जिन पर क्रॉस लगाया है यही एलिमेंट्स वो हैं जो कॉमन है, यानी कि यही है इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है मेरी बात? 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 और 3 2 सिर्फ यही है इनका इंटरसेक्शन। तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 3 1 4 और फिर 3 1 और 3 2 3 1 और 3 2। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हर्षित Yes, समझ गए? sir. समझ गए हर्षित? Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। अगला देखते हैं, 8th पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले ए, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? ए वो वाले सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनमें फर्स्ट प्लेस पर, जिनमें पहला एलिमेंट जो है वो हमारा इवन नंबर है। हम इसको लिखेंगे ए, पहले लिख दीजिए इसको ए इंटरसेक्शन। अब मुझे एक चीज बताइए, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? हमने सेकंड पार्ट में देखा था नॉट बी, नॉट बी यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट तो ए ही था, ठीक है। तो मैं यहां पर बी कॉम्प्लीमेंट की जगह लिख दूंगा ए, ए और इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम पार्ट सेकंड बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। पार्ट सेकंड में हम ये कर चुके हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल है। बताइए इतना समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया Yes, sir. ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की जगह ए, और सी कॉम्प्लीमेंट तो अभी सी कॉम्प्लीमेंट है। अगर किसी भी सेट का, अगर किसी भी सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन करा जाता है तो क्या आता है? सेम सेट। भाई अगर एक सेट है उसका उसी के साथ इंटरसेक्शन, के दोनों सेम सेट्स में कॉमन क्या है? तो वो कॉमन सेट वो वही है जो ओरिजिनल सेट है। तो ए इंटरसेक्शन ए के ही इक्वल होता है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। फाइनली हमारे पास ये आ गया ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। और ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ये ना 5th पार्ट में निकाल चुका हूं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या बोलूंगा? इज इक्वल टू ए माइनस सी, और यहां मैं लिख दूंगा सेम एज पार्ट 5, सेम एज पार्ट 5। बताइए समझ गए? समझ गए जी? चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखिएगा सीरियसली लेना इसको। एक्सरसाइज 16.2 ये कंप्लीट कर लेना सभी बच्चे। अच्छा हाँ, मैं दोबारा रिकॉल करा देता हूँ आपको कि कल जो है, कल अगर आप लोग, कल नहीं सॉरी कल नहीं करते, एक काम करते हैं, आपका स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट बोला था ना मैंने, आपका स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट परसों लेंगे, और परसों आपके बैच के टाइम पर ही लेंगे। परसों आपके बैच के टाइम पर ही लेंगे स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट। और जो भी बच्चे ऑफलाइन यहाँ आना चाहें वो ऑफलाइन आकर टेस्ट दे सकते हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन रहेंगे वो अपने घर पर, जब आप ऑनलाइन रहेंगे क्लास के दौरान, तो आपको अपना कैमरा ऑन करना होगा, और सभी जो है अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे और टेस्ट देंगे। और टेस्ट का ड्यूरेशन वही होगा जो क्लास का टाइम है, जो आपका 5:15 से 6:30 है। तो आप कोई भी, आप मतलब टोटल मैं आपको 1 घंटा दूंगा, इसमें तो 1 आवर 15 मिनट्स होते हैं। मैं आपको टोटल 1 घंटे का टाइम दूंगा। 5:15 बजे हम चालू कर देंगे, तो 5:20 तक भी अगर टेस्ट हमारा चालू हो जाता है तो 6:20 तक, ठीक है। तो वो 1 घंटे का टाइम रहेगा, और परसों होगा जो आपका क्लास का टाइम है, क्लास के टाइम के दौरान ही होगा टेस्ट, ठीक है। मैंने बता दिया था ना आप लोगों को, परसों भी बताया था। सर मैं पेपर्स के बाद दूंगी, अभी PT3 चल हाँ, रहा है। अगर पर्टिकुलरली, हाँ अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर दे। तो मन्नत तुम्हारा मैसेज मेरे पास आ चुका है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। और शायद ऐश्वर्या तुमने भी बताया था कुछ।
तो किसी सर मेरा भी नेक्स्ट वीक तक नहीं है तो मैं दे दूंगी वेडनेसडे को टेस्ट। हाँ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, बाकी कोशिश करना कि आप लोग ये टेस्ट दो, ठीक है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। हाँ, ये पेज नंबर 395 एग्जांपल नंबर 9। देखिए पेज नंबर 394 अगर आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी का, तो इसमें सबसे ऊपर देखिएगा ये जो लिखा हुआ है, ये एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये समझाया है इन्होंने कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ किसी भी केस में, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। इसमें ये समझाया गया है और उसी पर बेस्ड शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस हैं और आगे के क्वेश्चंस में किस तरीके से चेंज आ जाएगा वो हम देखेंगे। बस आप 2 मिनट वेट करिए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ। 2 मिनट वेट करिए, 2 मिनट में चालू करता हूँ। यह है ओमेगा 1 ओमेगा 2 टिल ओमेगा 6, ओमेगा 1 ओमेगा 2 टिल ओमेगा 6। ये W को अगर थोड़ा सा घुमाकर बना देते हैं तो उसी को ओमेगा बोल देते हैं, ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट है। और देखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने बोला है which of the following assignments of probabilities to each outcome are valid। तो आउटकम्स का मतलब प्रोबेबिलिटी ही दे रखी है आपको। which of the following assignments of probabilities to each outcome are valid। तो आउटकम्स देखिए क्या क्या है, कोई भी इवेंट है उसका टोटल सैंपल स्पेस ये दे रखा है, कोई भी अब अलग अलग इवेंट्स हो सकते हैं। अब आप ये देखिएगा यहाँ पर मैंने लिख दिया आउटकम्स, ऐसा दे रखा है इसमें आउटकम्स कितना, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 और ओमेगा 6। ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा 6 तक ये दे रखा है। अब इन्होंने केसेस दिए हैं अलग अलग। तो पहला देखिए ए केस में ओमेगा 1 कितना हो गया 1/6, मतलब आउटकम्स है बेटा ये ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये पता नहीं डॉट डैश क्यों लगा रखा है इन्होंने क्वेश्चन में, जरूरत नहीं है, 6 तो एलिमेंट्स हैं। ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 और ओमेगा 6, 6 एलिमेंट्स हैं। तो हर एक एलिमेंट की आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। देखिए ओमेगा 1 अगर होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/6, ये फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, एक केस की। ओमेगा 2 ये अगर होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ओमेगा 3 की 1/6, ओमेगा 4 की 1/6, ओमेगा 5 की 1/6 और ओमेगा 6 की भी 1/6। तो ये हमको प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं सबकी। अब आप ये देखिएगा, ये पूछ रहे हैं कि क्या ये वैलिड है या नहीं है। तो हम ये देखेंगे सैंपल स्पेस में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। बेटा 1 मिनट के लिए मेरा वीडियो पॉज होगा, प्लीज देखिए। तो आप ये देखिएगा कि सबकी अलग अलग इन्होंने प्रोबेबिलिटीज दे दी। तो अगर मैं सबको ऐड करूं तो 1/6 6 टाइम्स आ रहा है, तो अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो 6/6 आ जाएगा। तो ये वैलिड है, समझ गए, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। हमारा हमको मालूम है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 अगर इन 6 के 6 को अगर मैं ऐड कर दूं तो इन सबका एडिशन कितना आ जाएगा 6/6, यानी कि 1 के इक्वल आ जाएगा। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है, देखिए बेटा बी पार्ट देखिए, जो बी पार्ट है इसमें क्या दिया है इन्होंने, बी है 1 और फिर उसके बाद आगे सारे जीरो हैं, 1 0 0 0 0 0। तो इसमें भी हमें क्या करना है, ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं कि ओमेगा 1 अकर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1, ओमेगा 2 अकर होने की प्रोबेबिलिटी 0, ओमेगा 3 आने की प्रोबेबिलिटी 0, ओमेगा 4 की 0, ओमेगा 5 की 0, ओमेगा 6 की 0। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज जो है वो 1 होता है। तो 1 में सारे 0 ऐड करो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी वैलिड है, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देखिएगा 1/8
फिर 2/3, 1/3, 1/3, -1/4 और -1/3। इन केसेस में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर इन सबको ऐड भी कर दोगे तो हो सकता है 1 आ जाए, लेकिन क्या है कि दो प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर नेगेटिव आ रही हैं, तो आप कहेंगे इट इज इनवैलिड बिकॉज प्रोबेबिलिटीज कांट बी नेगेटिव। हम कहेंगे इट इज इनवैलिड बिकॉज probabilities of omega 5 and omega 6 are negative, which is not possible. Negative नहीं हो सकती किसी की भी probability, which is not possible. ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। फिर डी पार्ट देखिएगा, डी पार्ट में क्या गिवन है? डी पार्ट में है 1/12, 1/12 ओमेगा 1 की 1/12, ओमेगा 2 की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/12, ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी 1/12, ओमेगा 2 की प्रोबेबिलिटी 1/12, ओमेगा 3 की 1/6, ओमेगा 4 की भी 1/6, ओमेगा 5 की भी 1/6 और ओमेगा 6 की 3/2, 3/2। तो क्या है, ये भी नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, मुझे ऐड भी करके देखने की जरूरत नहीं है। कभी भी याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज जो है वो 1 होता है। यहाँ तो अकेली ये वाली प्रोबेबिलिटी ही 1.5 हो गई, समझ रहे हैं? तो अगर मैं इसमें ये सब कुछ भी ऐड कर दूंगा, अगर मैं इसमें सब कुछ भी ऐड कर दूंगा तो ये इससे बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं आ सकता, क्योंकि अकेला 1.5 तो यही हो गया। उसमें मैं ये फ्रैक्शंस भी ऐड करूंगा तो वो और वैल्यू बड़ी ही होती चली जानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा sum of all probabilities is greater than sum of all probabilities is greater than 1। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर हैं उन सबका सम जो है वो 1 से बड़ा दे रखा है, सबका सम 1 से बड़ा है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम कहेंगे इट इज इनवैलिड, ये भी इनवैलिड है, तो ये वाला भी केस हमारा इनवैलिड हो गया। अगला देखते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में देखिए ओमेगा 1 का दे रखा है 0.1, ओमेगा 2 का 0.2, ओमेगा 3 का 0.3, ओमेगा 4 का 0.4, ओमेगा 5 का 0.5 और ओमेगा 6 का 0.6। फिर वही बात है, मैं इसको भी क्रॉस कर रहा हूँ, ये भी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ग्रेटर देन 1 हियर। यहाँ पर भी हमारा सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 से बड़ा है। कैसे? सारा तो करने की भी जरूरत नहीं है, 0.6 और 0.5 ही 1.1 हो गया, तो इसका मतलब ये भी बेकार है, ये भी इनवैलिड है। सभी को क्लियर है? पांचों केसेस बताइए। यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये सारा कुछ आगे एक्सप्लेन कर रखा है। अब मैं सीधा ना क्वेश्चंस पर आता हूँ। क्वेश्चंस देखिए पेज नंबर 400, इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। क्या होता है कि जब भी कभी, बस आप 2-3 चीजें याद रखिएगा, जब भी कभी दो प्रोबेबिलिटीज में और आ जाता है, जब भी कभी दो प्रोबेबिलिटीज में और आ जाता है कि आइदर दिस और दिस, जैसे कि मैंने इवेंट्स की बात करी थी, तो इवेंट्स ए और बी, इट इज जस्ट लाइक द सेट थ्योरी, जस्ट लाइक एज इट वाज एक्सप्लेन्ड इन सेट थ्योरी। तो वो तो सेट थ्योरी की तरह ही हो गया कि वहां पर तो मुझे यूनियन करना है। तो जैसे मान लीजिए एक प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट है ए, एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में जब और आ जाता है कि पीए और पीबी, तो आपको ऐड कर देना है। बस ये याद रखिएगा, जब आ जाता है पीए और पीबी, तो वो जो और है ना, उसको लिखा तो देखो यूनियन ही जाएगा, और जहां पर भी आएगा तो यूनियन लिखा जाएगा। ठीक,
तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, आप ये देखिएगा कि जब मैं यूनियन करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ये सिर्फ समझने की बात है, इसको बहुत डिटेल में मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में समझाने की मैं जरूरत नहीं समझता, क्योंकि वो चीज एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती। बहुत मोटी मोटी सी बात है, वो आप अभी 2 मिनट में समझ जाएंगे। आप ये देखिएगा कि जैसे मेरे पास एक कोई सेट होता है, सेट ए, और एक सेट होता है सेट बी। अगर मेरे से ये कहा जाता है कि सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स हैं सेट ए में, और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए 5 6 7 8, तो सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर इनका यूनियन करना होता है तो यूनियन करने में हम क्या करते हैं, यूनियन करने में हमें ये करना होता है कि भाई ये वाले एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ये वाले एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, आइदर दिस और दिस, तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो जब प्रोबेबिलिटी आएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आपको क्या करना होगा, सारे एलिमेंट्स लेने हैं, तो क्या करोगे, ऐड तो करोगे। तो इसलिए जब भी कभी और आएगा, यानी कि और का मतलब यूनियन, एडिशन, और अगर कहीं पर भी है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, तो और का मतलब यूनियन एज वेल एज एडिशन। यूनियन को ही एडिशन बोलते हैं। यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन, सबको कंबाइन कर देना, जोड़ देना एक तरफ, तो जोड़ना मतलब एडिशन। फिर बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अपने नाम से ही समझ में आता है कि जहां पर भी कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएं, जहां पर भी कोई दो इवेंट्स इंटरसेक्ट कर जाएं, इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस कर जाएं एक दूसरे को, क्रॉस का मतलब ही हमारा प्रोडक्ट है, मतलब मैं वहां पर प्रोडक्ट कर डालूंगा। आप कहोगे जी ये कैसे, तो ये ऐसे है कि इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि सेट ए में भी होना चाहिए, सेट ए भी और सेट बी भी, ए और बी दोनों में जो कॉमन है। तो जब भी कभी हमारे पास एंड आएगा ना, तो एंड के केस में जब ए एंड बी को मैंने इंटरसेक्शन बोला, तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटीज में वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, और का मतलब यूनियन या फिर एडिशन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये हमको दो चीजें याद रखनी है। ठीक, इसके अलावा और कुछ भी, ये जो पीछे के 2 3 पेजेस हैं, उसके अलावा और कुछ भी समझाया नहीं गया है यहाँ पर। ठीक, तो वो भी आपको देखना है, मैं इसको नोट करवा देता हूँ, नोट कर लीजिए आप। मैं इधर देख रहा हूँ, सभी बच्चों को क्लियर है ना। यस सर। तो नोट करके लिख लेना। और का मतलब यूनियन या फिर एडिशन, ये होगा इवेंट्स के केस में, और ये होगा प्रोबेबिलिटी के केस में। एंड का मतलब इंटरसेक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो चीज है, ये हमारा रिलेटेड है सेट थ्योरी से, कि यूनियन और इंटरसेक्शन जो हमने बोल दिया कि और को यूनियन और एंड को इंटरसेक्शन, ये कहां पर करते हैं, जब कभी भी इवेंट्स की बात होती है। आप देखिएगा, जो हमारी अभी जो हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखा था, एक्सरसाइज 16.2 का, उसमें क्या था, उसमें इवेंट्स ही तो थे, प्रोबेबिलिटी की तो कुछ बात ही नहीं करी गई ना अभी तक, ना तो फर्स्ट एक्सरसाइज में और ना ही सेकंड एक्सरसाइज में, तो प्रोबेबिलिटी की तो अभी कुछ बात ही नहीं करी गई। फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी, फर्स्ट एक्सरसाइज टोटली वो हमारा किस चीज पर बेस्ड था, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट्स क्या है, तो ये बताया गया था। और इवेंट्स क्या है, सिंपल इवेंट क्या है, कंपाउंड इवेंट क्या है, ठीक वो चीज। फिर दूसरी जो थी, दूसरी वाली में कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, नॉट ए क्या है, ए बट नॉट बी क्या है, वो देखा। अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी देखी नहीं है, चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी अब स्टार्ट होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज से। तो देखिएगा, ये इवेंट्स हो गया। और प्रोबेबिलिटी के केस में अगर एंड, अगर और है तो उसको एडिशन बोलते हैं, एंड है तो उसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इट इज इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी।
और प्रोबेबिलिटी निकाली कैसे जाती है वो मैं समझाना जरूरी नहीं समझता, आपको पता ही होगा प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता है। फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो सब जगह एप्लीकेबल है। जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था बहुत मामूली सा प्रोबेबिलिटी, जो 10th में पढ़ा था और जो अब पढ़ेंगे और जो आगे 12th में पढ़ेंगे उसमें देखिएगा। पेज नंबर 400 पर आ जाइए आप, एग्जांपल नंबर 10। पेज नंबर 400 एग्जांपल नंबर 10, इसमें है one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards if each outcome is equally likely। equally likely का मतलब क्या, कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई कार्ड मोटा है कोई कार्ड पतला है या कोई कार्ड चिपका हुआ है वो नहीं आ सकता। कोई भी कार्ड आप उसमें से रैंडमली निकालेंगे तो कोई भी कार्ड निकल सकता है, सारे कार्ड बिल्कुल एक जैसे। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी अ डायमंड। आप ये देखिएगा, अगर मैं कार्ड्स की बात करता हूँ तो मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। तो कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? डायमंड, डायमंड ये होता है। दूसरा हार्ट, हार्ट ये होता है। तीसरा क्लब, क्लब ये होता है। और चौथा स्पेड, स्पेड ये होता है। ये जो दो कार्ड होते हैं डायमंड और हार्ट, ये होते हैं रेड कलर के। और ये जो दो कार्ड होते हैं क्लब और स्पेड, ये जो कैटेगरीज होती है ये होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, कार्ड जो होते हैं हर एक कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ, मान लो मैं डायमंड की बात करूँ या हार्ट की या क्लब की या स्पेड की, तो हर कैटेगरी में 13 कार्ड्स होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे कार्ड्स? 52। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें हम ये कहेंगे जो नंबर होता है ना, कार्ड्स का जो नंबर होता है वो कार्ड का नंबर ऐसे होता है कि सबसे पहले एक नंबर आना चाहिए, लेकिन एक नहीं आता, उसकी जगह आता है एस। सबसे पहले आता है एस, सबसे पहले आएगा एस। ये डिफरेंट कैटेगरी हो गई। एस को हिंदी में बोलते हैं इक्का। इक्का मतलब इट इज रिलेटेड टू नंबर 1, है ना। इक्का मतलब एक, एक से जो बनता है उसको इक्का बोलते हैं, तो इसलिए नंबर 1 हो गया। नंबर 1 पर एस आता है। उसके बाद में जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं दुग्गी, तिग्गी, चौकी, यानी कि 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो एस तो बेटा अलग कैटेगरी होगी, और ये 2 से लेकर 10 तक ये कहलाते हैं नंबर कार्ड्स। ये वो वाले कार्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि नंबर्ड कार्ड्स हैं ये। तो नंबर्ड कार्ड्स कितने हो गए? 2 से लेकर 10 तक। 2 से लेकर 10 तक कितने कार्ड्स हो गए? टोटल 9 कार्ड हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 कार्ड्स हो गए हमारे नंबर कार्ड्स। उसके बाद आता है 11 के 11 नंबर, यानी कि 11 के इक्विवेलेंट होता है जैकाल, जे। और 12 के इक्विवेलेंट होती है क्यू, यानी कि क्वीन। और 13 के इक्विवेलेंट होता है किंग, किंग यानी कि के। अब इनको क्या बोलते हैं? इन सब पर फोटो बनी रहती है। जयकाल पर जयकाल की फोटो होती है, जैक, ये क्वीन हो गया, और ये आपका किंग हो गया। तो ये जो जैक होता है, क्वीन होती है और किंग होता है, इन सब पर इनके चेहरे बने रहते हैं, यानी कि ये फेस कार्ड्स हैं। इनको बोल देते हैं फेस कार्ड्स। तो इतना तो रिवीजन काफी है ना, सबको याद होगा कार्ड्स में इस तरीके से होता है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे चलता हूँ। अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी अ डायमंड। तो डायमंड कितने होते हैं? डायमंड हो गए 13, और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, 13 अपॉन 52 यानी कि 1/4।
तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड कार्ड total number of diamond cards upon total number of cards. तो डायमंड कार्ड्स हैं वो कितने हैं 13 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52 तो 13 × 13 13 4 52 यानी कि 1/4 ये हो गया। उसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमने नॉट एन एस एस ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है प्रोबेबिलिटी नॉट एन एस तो नंबर ऑफ नॉन एस कार्ड्स मतलब एस को हटाकर कितने कार्ड्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो नॉन एसेस एस तो 4 होते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है ठीक है तो 52 में से 4 एसेस को हटा दीजिए नॉन एस कार्ड्स कितने बचे 48 48 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52 4 12 are 48 and 4 13 are 52 तो 12 upon 13 उसके बाद देखिएगा थर्ड पार्ट है अ ब्लैक कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो ब्लैक कार्ड्स कितने हैं टोटल आप ये देखिए ये क्लब 13 तो क्लब और 13 स्पेस यानी कि टोटल 26 ब्लैक कार्ड्स हैं तो 26 अपॉन 52 26 हो जाए 26 हो जाए 1 अपॉन 2 नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ पार्ट में है नॉट अ डायमंड प्रोबेबिलिटी नॉट अ डायमंड हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं लेकिन दूसरा तरीका क्या है इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड कार्ड क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 होता है इसका मतलब क्या है कि डायमंड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट अ डायमंड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी दोनों का टोटल वो 1 होना चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ डायमंड मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि डायमंड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4 तो ये हो गया 3/4 बताइए जी समझ रहे हैं सभी बच्चे इतना प्रियांशु सक्षम क्लियर है इतना Yes, Yes, sir. sir. ठीक है चलिए जी अगला देखते हैं अगला है इन्होंने बोला है नॉट अ ब्लैक कार्ड नॉट अ ब्लैक कार्ड तो फिर वही बात है ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी को निकाल चुका हूं तो नॉट अ ब्लैक कार्ड की क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/2 तो 1 माइनस 1/2 कितना हो गया 1/2 नॉट अ ब्लैक कार्ड की कितनी हो गई 1/2 ही हो गई ऐसे एग्जांपल नंबर 11 देखिए a bag contains 9 discs of which 4 are red 3 are blue and 2 are yellow the discs are similar in shape and size a disc is drawn at random from the bag calculate the probability that it will be red yellow blue not blue either red or blue बताइए कर सकते हैं इसको बताइए जी कर सकते हैं इसको क्वेश्चन को नहीं यस सर कर लेंगे अगर आपको ये लगता है इसमें कि ये लास्ट वाला है आइदर रेड और ब्लू तो आइदर रेड और ब्लू वाले में आपको क्या करना है या तो रेड हो या फिर ब्लू हो इसका मतलब रेड वाले सारे ऐड कर लो ब्लू वाले सारे ऐड कर लो अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्क बस ये करना होगा ठीक है आइदर रेड और ब्लू मतलब और है ना तो और का मतलब क्या हो गया और का मतलब हो गया एडिशन तो आपको ऐड करना पड़ेगा एंड अगर आ जाएगा तो एंड का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन अच्छा उसके बाद जो है
अगला है आपका डिमॉर्गन्स थ्योरम पर है क्वेश्चन, डिमॉर्गन्स थ्योरम और फिर कॉम्बिनेशन किस तरीके से यूज करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। लेकिन आप लोग तैयारी रखिए, परसों जो आपकी क्लास होगी, परसों की क्लास में आपका स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट होगा, तो स्टैटिस्टिक्स की पूरी तैयारी रखिए। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये सारा कुछ अच्छे से आप कर लीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है वो सारी चीजें आप स्टैटिस्टिक्स के ढंग से करिएगा। जो बच्चे ऑनलाइन देना चाहते हैं वो याद रखिएगा कि उनको अपना वीडियो ऑन करके सामने बैठना पड़ेगा। जैसे आप बैठे हैं और बैठकर चेयर पर, टेबल पर या जैसे भी बैठकर आप पेपर दे रहे हैं, तो मुझे वो चीज दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिए। कल शाम को परसों शाम को 5:15 से 6:30 स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू Yes, सर। sir. ओके ओके।